सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमा हरिद्वाल और मैं आज आपको 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का आगे का पार्ट सिखाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कराया था। ओके, तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ये लेक्चर के बाद जरूर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो किया था। अभी से ही शुरू करना है काव्य, अगर आपका ये पहला लेक्चर है तो अभी से ही हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अभी मैं आपको माइक्रो और मैक्रो के स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कराने वाली हूँ। स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो और दोनों के इम्पोर्टेंस। ठीक है, शुरू करते हैं विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, अभी तक हमने दोनों के फीचर्स कर लिए थे कि माइक्रो के फीचर्स क्या है और मैक्रो के फीचर्स क्या है। अब हम करेंगे स्कोप। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलने वाली हूँ कि जो स्कोप है ना, स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप जो है ना, स्कोप ऑफ माइक्रो एंड स्कोप ऑफ मैक्रो, इसमें से एक 4 मार्क के लिए कंफर्म आता है। या तो स्कोप ऑफ माइक्रो आएगा या तो स्कोप ऑफ मैक्रो आएगा, दोनों में से एक कंफर्म आता है। आदित्य, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना? मतलब जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है वो आप लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फीचर्स और स्कोप दोनों में से कोई एक पक्का आएगा। या तो स्कोप आएगा या तो फीचर्स आएगा, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। फीचर्स हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था, अभी हम दोनों के स्कोप कर रहे हैं। ओके, तो स्कोप पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, ये दोनों का हम पढ़ने वाले हैं स्कोप। ठीक है, ओके। अभी स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कि ये दोनों जो इकोनॉमिक्स है ना, ये कौन सी थियोरी को स्टडी करते हैं या कौन सी थियोरी पे डिपेंडेंट है। थियोरी के बारे में जो स्टडी करते हैं वो होते हैं स्कोप। तो पहले हम माइक्रो के स्कोप करेंगे, फिर हम मैक्रो के स्कोप करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ आपके टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक है और मैं यहाँ पे आपको स्कोप पे लेके जा रही हूँ। तो ये हमारा है स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो बच्चों। यहाँ पे आपका स्कोप आप देख सकते हैं, दिस इज योर स्कोप, पेज नंबर 2 पे आपके टेक्स्ट बुक के। ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। कौन सा स्कोप है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसमें 3 ही थियोरी पढ़नी है आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में 3 ही थियोरी होती है। ओके, कौन कौन सी? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक कौन सी है? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, दूसरी है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और तीसरी है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। शॉर्ट में अगर हम पढ़े तो PFE, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलो याद कर लेते हैं वापस से, है ना? माइक्रो के 3 स्कोप कौन कौन से है? P फॉर थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, दूसरा हमने सीखा F फॉर फैक्टर प्राइसिंग और तीसरा क्या है? E फॉर थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, ये 3 थियोरी आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वेरी गुड, संजना का आंसर भी आ गया है। तो चलो, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग? प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिसाइड कैसे किया जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? यस, डिमांड एंड सप्लाई से। वेरी गुड, डिमांड एंड सप्लाई से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है ना? डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है कंज्यूमर कितना खरीदने के लिए रेडी है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? कि सेलर कितना बेचने के लिए रेडी है।
तो ये दोनों का इंटरसेक्शन से, मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करते, इक्वल है, उसमें हम लोग डिसाइड करते कि हाँ ये प्रोडक्ट का क्या होगा, प्राइस होगा। एक और चीज, डिमांड और सप्लाई को मार्केट फोर्सेस भी बोला जाता है। क्या बोलते हो आप लोग इसको? मार्केट फोर्सेस। तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है जहां पे हम डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करते हैं और डिमांड और सप्लाई से हमें एक प्राइस पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस होगा। ठीक है, सो दिस इज योर थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, दूसरा क्या है? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? फैक्टर का मतलब होता है प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर की जरूरत होती है। कोई भी चीज जब मुझे बनाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे टमाटो केचप बनाना है, तो टमाटो केचप बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें लगेगा? तो देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें लगेगी मुझे, है ना? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब एक जगह लगेगा, फैक्ट्री जहां पे मैं केचप का प्रोडक्शन करूंगी। ओके, तो मैंने समझो वो जगह खुद ने खरीदा है, मैंने रेंट पे लिया है, तो मुझे रेंट, लैंड पे मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट। बराबर, ये फैक्टर प्राइसिंग है। रेंट मतलब इस फैक्टर का ये प्राइस है ना? फिर मैं वर्कर हायर करूंगी, वर्कर को मुझे क्या देना पड़ेगा? वेजेस, है ना? अभी ये सबको पैसा देने के लिए मुझे चाहिए कैपिटल, आई नीड इन्वेस्टमेंट, है ना? सो ये जो कैपिटल है, मैं इन्वेस्टमेंट कहां से लेके आऊंगी? थोड़ा खुद का, थोड़ा बैंक से लोन ले सकती हूँ, तो वो लोन पे, इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर मतलब मैं, मेरा आइडिया कि मुझे टमाटो केचप बनाना है, तो मैं मेरे लिए क्या सोचूंगी? मैं मेरे लिए सोचूंगी प्रॉफिट। तो जब आप ये चारों चीजों को मिला देते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर प्राइसिंग, है ना? ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है। तो इसका भी जो प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर प्राइसिंग होता है। और प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है टमाटो केचप अब मेरा बनके तैयार है, प्रोडक्ट मेरा बनके तैयार है, मुझे उसको मार्केट में बेचना है, तो मैं अभी उस टमाटो केचप का प्राइस डिसाइड कैसे करूंगी? डिमांड और सप्लाई से, कि कितने कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी है और कितना मैं बेचने के लिए रेडी हूं। तो दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगी और फिर एक मार्केट में प्राइस डिसाइड करूंगी कि ये मेरा मार्केट प्राइस होगा। तो ये दोनों प्राइसिंग किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आई होप यहां तक आपको समझा होगा कि क्या है। अगर समझ गया है तो एक थम्स अप, कि सबको समझ गया है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट एंड थियरी ऑफ फैक्टर। ओके, तीसरा ई से क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर। नाउ व्हाट इज दिस इकोनॉमिक वेलफेयर? इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, है ना? कि आप कैसे इस थियोरी से एफिशिएंसी लेके आ सकते हो। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जहां पे आप कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, कम टाइम पे कंज्यूमर को अच्छे खासे, अच्छे क्वालिटी में प्रोडक्ट मिल पा रहे, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, है ना? तो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये देखो, ये आपका 3 थियरी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है आपका थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दिस इज योर थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, ये आपका थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ओके, और तीसरा है आपका थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जो वेलफेयर होता है, यस, कम से कम खर्चा, वेरी गुड शुभम। वेलफेयर का मतलब होता है जहां पे आपको ये लग रहा है कि एफिशिएंसी मिल रही है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आपके बेसिक एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 5 दिन है, 5 दिन में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है और आपके पास कम से कम टाइम में समझो पूरा 10 चैप्टर पढ़ना है, तो आप भी क्या करोगे?
स्ट्रैटेजीज बनाओगे, है ना, वीडियोस देखोगे इकोनॉमिक्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, और कम से कम टाइम पे लेट से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि आपने काफी एफिशिएंसी के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई की है। ओके, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कम टाइम पे, कम से कम खर्चे में आपने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है, कंट्री में बहुत अच्छा कंजम्पशन हो रहा है, और ये दोनों के वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी हो रही है। बराबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो किसमें डील करता है, एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब क्या, कि आपका पैसा, आपका टाइम, मशीन्स, मटेरियल, ये सब किसी भी चीज का आप वेस्टेज नहीं कर रहे हो, आप ये सब प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो एफिशिएंटली, एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफिशिएंसी कैसे मिलता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आप देख सकते हो। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जब आपको एफिशिएंसी मिलती है ना, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कब मिलती है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो कम टाइम में और कम खर्चे में, मतलब प्रोडक्शन में क्या मिल गया, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में एफिशिएंसी कब मिलती है, जब कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो उनको एकदम रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी में, तो कंजम्पशन में क्या मिल गया, एफिशिएंसी मिल गया। और जब ये दोनों में एफिशिएंसी है, मतलब कंट्री में क्या हो गया, ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब जैसा प्रोडक्शन करना है, जैसा कंजम्पशन करना है, दोनों एकदम बेस्ट लेवल पे हो रहा है, ऑप्टिमम लेवल पे हो रहा है। ओके, सो ये आपका थियरी है, हो गया। ये था आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो यहाँ पे स्कोप में आ जाते हैं, ये स्कोप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आपको 3 स्कोप पढ़ना है इसमें, पीएफई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। और इकोनॉमिक वेलफेयर में आपको 3 चीजें पढ़नी है, एफिशिएंसी, 3 ई, है ना। एक क्या है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा क्या है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, और ये दोनों से आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी। ये दोनों से आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी। आई होप यहां तक आपको समझ गया होगा। अगर आप सबको स्कोप ऑफ माइक्रो समझ गया है तो एक थम्स अप कि यस, पूरा क्लियर है और याद भी हो गया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें डायग्राम हाँ आप बना सकते हो, लाइक वो जो चार्ट की बात कर रहे हो आप, यस, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, राइटिंग स्पीड अच्छी है, तो आप वो पूरा प्रॉपर वो चार्ट बना के आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, यस चलेगा। आपको वो ओवरऑल एफिशिएंसी तक ही लिखना है, ये देखो, ये जो है ना, ये वाले, ये यहाँ तक ही लिखोगे तो चलेगा। ये ओवरऑल एफिशिएंसी के नीचे वाला अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हाँ यहाँ तक आप लिख सकते हो, डिजायर्ड बाय द पीपल, बस इतना भी आप पूरा वो आंसर लिखोगे, आपको 4 मार्क के लिए ये आंसर है, 4 मार्क के लिए इतना काफी है। पहले माइक्रो का मीनिंग लिखना है एंड देन ये ऐसे चार्ट बना के एक्सप्लेन करना है, मिल जाएंगे आपको 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क आपके पॉकेट में, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो हो गया, अब हम लोग मैक्रो के स्कोप पे आते हैं। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रो में आपको 3 स्कोप पढ़ने हैं, 3 थियोरी है, पीएफई, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर के अंदर 3 एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। डन, बस आपको अंदर का एक्सप्लेनेशन एक बार आप रीड करो और ओन वर्ड्स में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, और जिसको अगर ओन वर्ड्स में नहीं जम रहा है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा और पढ़ना होगा। ठीक है, ओके, लेट्स गो फर्दर। अभी हम आते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो पे। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो मैक्रो के स्कोप पे आ जाते हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका मैक्रो का स्कोप है। मैक्रो का स्कोप थोड़ा ज्यादा है बिकॉज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है ना,
वो कंट्री लेवल पे स्टडी करता है। एक्चुअली में अगर प्रैक्टिकल थियोरी जो कंट्री में यूज की जाती है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसके लिए मैक्रो के स्कोप्स आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे देखा जाए तो 4 ही है, बट इसके अंदर और भी थियोरीज है। ठीक है, सो मैक्रो के स्कोप में बच्चों क्या क्या आएगा? तो पहला है थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है? थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तीसरा है थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और लास्ट है मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल इसमें 4 थियोरी है। टोटल कितनी थियोरी है इसमें? 4। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने जब आपको फीचर्स करा रही थी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो इनकम थियोरी पे डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है? इनकम थियोरी। नाउ व्हाट इज इनकम थियोरी? इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम, देश की इनकम, है ना। जितनी ज्यादा देश की इनकम है, इसका मतलब है ना कि बहुत सारे लोगों के पास अच्छे पे वाला जॉब है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा पे वाला जॉब। वेरी गुड, संजना ने इसका स्मार्ट कोड भी दे दिया है, 2GID। तो आप ये रेफर कर सकते हो स्मार्ट कोड, ये स्कोप का। ठीक है, सो देखो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट ना दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब अगर देश में हर एक के पास जॉब है, या तो वो लोग किसी के अंडर काम कर रहे हैं, या तो वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट है अच्छा खासा, तो ऑटोमेटिकली देश की इनकम क्या है? बहुत अच्छी है। हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब देश में बहुत ज्यादा इनकम है, मतलब हर एक लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इसके लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों हमेशा एक दूसरे पे क्या रहता है? डिपेंडेंट करता है। और इनकम और एम्प्लॉयमेंट हम लोग हमेशा कंट्री लेवल पे देखते हैं कि देश की इनकम, देश की एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये मैक्रो थियोरी पे फोकस करता है। किस पे? ये स्मार्ट कोड आप लिख सकते हैं 2GID। जी से आप 2 है, एक तो है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 2G हो गया। आई से हो गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और डी से हो गया मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप ये रेफर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट थियोरी, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने के लिए तो ये देखो, ये नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरा थियोरी हमने क्या सीखा? थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल मतलब देश में कितनी महंगाई है ना। जब हम ये बोलते हैं ना कि पहले प्राइस 10 रुपए था, अभी वही चीज 20 रुपए की मिल रही है, मतलब वो महंगा हो गया है। जो प्राइस लेवल है ना देश का, वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वो फ्लक्चुएशंस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कि आपने कभी सुना होगा, आपके ग्रैंडफादर या आपके पापा बोलते होंगे या मम्मी बोलते होंगे कि हमारे जमाने में तो 2 रुपए का मिलता था, 3 रुपए का मिलता था, अभी ये 10 रुपए का मिल रहा है, 15 रुपए का मिल रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना प्राइस में, इसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। कि देश में पहले पैसे की वैल्यू थी, अब पैसे की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब हम जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि देश में कितना इन्फ्लेशन हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो ये सब चीजें भी हम किस में पढ़ते हैं? ये मैक्रो थियोरी है। ओके, सो यहाँ पे आप ये रीड कर सकते हैं। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन इट। क्यों प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशंस आते हैं? क्यों चीजें अचानक से प्राइस बढ़ जाता है या प्राइस कम हो जाता है? वो फ्लक्चुएशंस के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है, बिकॉज 12th में आपको सिर्फ ये पॉइंटर है। ज्यादा डिटेल में आप जब आगे की पढ़ाई करोगे, जब आप सीए या कुछ पढ़ोगे, तो उसमें आपको डिटेलिंग में आता है। ओके, नेक्स्ट जो थियोरी आप देख सकते हो वो है थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है? थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है? ओके, ध्यान से समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ का मतलब होता है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से एक न्यू बॉर्न बेबी है ना? कौन है? न्यू बॉर्न बेबी। तो वो न्यू बॉर्न बेबी का धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी बॉडी बढ़ती है, उसके फिंगर्स और ये सब क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये सब चीजों का आप मेजर कर सकते हो। आप हाइट मेजर कर सकते हो, आप वेट मेजर कर सकते हो, है ना? तो जब आप कोई चीज को मेजर कर पा रहे हो, मतलब उसको मैं बोलूंगी ग्रोथ। क्या बोलूंगी? ग्रोथ। अब डेवलपमेंट समझते हैं। ओके, बच्चा सिर्फ हाइट और वेट में बढ़ता है? नहीं, बच्चे लोग का दिमाग भी तो डेवलप होता है। वो इमोशंस डेवलप करते, गुस्सा होना, हंसना, हैप्पी, सैड, है ना? कैसे बात करना है, रिस्पेक्ट, वैल्यू, ये सब सीखते हैं। अपनी क्वालिटी लाइफ पे फोकस करते हैं कि कैसे हमें ड्रेसिंग करना है, कैसे हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो ये आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, तो दैट इज डेवलपमेंट। अब इसको कंट्री लेवल पे समझते हैं। ओके, कंट्री में हर लोग अच्छा कमा रहे हैं, तो इनकम, इनकम को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, है ना? तो जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो वो क्या है? ग्रोथ। अब उसी पैसे से कंट्री का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। कैसे? अगर आज देश के पास पैसा है तो कंट्री क्या करेगी? रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, और क्या बनाएगी? कंट्री रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, फिर स्कूल्स बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, बहुत सारी चीजें, है ना? और पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट, ये सब चीजें जो हो रही है इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो देश की ग्रोथ एंड देश की डेवलपमेंट, मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हो? आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हो। क्लियर है? सो थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आप किस में सीखते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हो। ओके, एंड लास्ट होता है मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? मतलब आज जो भी आपने फैक्टर्स पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सब के क्या होते हैं? ये सब के प्राइसिंग होते हैं। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, है ना? ये सब क्या है? ये सब इसके प्राइसिंग है। तो कैसे हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? तो ओवरऑल कंट्री में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ना? तो ये सब चीजें क्या है? मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, deals with various factors that contribute to growth and development। ऐसे फैक्टर जिसके वजह से कंट्री में क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना? इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स, जैसे माहल नॉबिस का ग्रोथ मॉडल। ऐसे फैक्टर्स जिसके वजह से देश में क्या होती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, सो ये है आपका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। स्कोप ऑफ माइक्रो में आपको 3 स्कोप पढ़ना है। ओके, प्रोडक्ट, फैक्टर, ओवरऑल एफिशिएंसी, बराबर। और मैक्रो में आप क्या क्या स्कोप पढ़ते हो? यस, मैक्रो में कौन कौन से स्कोप आते हैं? सबसे पहले क्या आएगा? थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड। दूसरा, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तीसरा, थियोरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फोर्थ, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप आपको दोनों का स्कोप समझ में आ गया होगा। अगर समझ गया है तो एक थम्स अप कि सब पूरा स्कोप एकदम क्लियर हो गया है। ये आपको 4 मार्क के लिए दोनों में से कोई एक स्कोप एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो सबको समझ गया होगा आई होप यहां तक, स्कोप ऑफ माइक्रो एंड स्कोप ऑफ मैक्रो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? लर्न भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। लर्न होना ही जरूरी है बिकॉज एग्जाम में आपको ये सारे आंसर्स लिखने हैं लर्न करके। ठीक है, ओके, चलो अब हम माइक्रो मैक्रो के लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंस।
क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है और क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में आएगा। एग्जाम में मेजरली या तो आपको फीचर्स पूछेंगे या तो स्कोप पूछेंगे, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है, ये 4 आंसर्स। लेकिन इंपॉर्टेंस मैं आपको सिखाऊंगी, बट फिर पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, बट ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस फीचर्स एंड स्कोप पे करना। ठीक है, तो चलो अभी हम इंपॉर्टेंस पे आते हैं कि माइक्रो और मैक्रो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। सी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें प्राइस डिटरमाइन करना सिखाता है, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम डिमांड एंड सप्लाई की थियोरी को समझते हैं और उसी से प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करते, डिसाइड करते। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम प्राइस को क्या करते हैं बच्चों, डिटरमाइन करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस। ठीक है, दूसरा फ्री मार्केट इकोनॉमी, इस पे आपको है ना आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट आ सकता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले पॉइंट पे ये आपका 2 मार्क का अलग से आंसर आ सकता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे आपके पास फुल इंडिपेंडेंस होता है कि आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये आपका खुद का डिसीजन होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, ओके, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये एक्सरसाइज में है, इसके लिए मैंने आपको बोला कि एक बार इसको पढ़ लेना, बट बोर्ड्स में आने के चांसेस कम रहते हैं, आते भी है तो ऑप्शंस रहते हैं, और भी क्वेश्चंस के इसमें ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, ओके। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब वेरी गुड शुभम, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में पूरा फ्रीडम, कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये भी डिसीजंस आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हो, फ्री इकोनॉमिक डिसीजंस या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये आपको 2 मार्क के लिए अलग से आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट में आ सकता है। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी रहेगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉरेन ट्रेड। जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो ना, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब फॉरेन कंट्री के साथ हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। सो फॉरेन ट्रेड करने के टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरी को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज फॉरेन ट्रेड करने के टाइम पे हम डिमांड और सप्लाई देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है फॉरेन मार्केट में, या कितना हम सप्लाई कर पा रहे हैं। सो फॉरेन ट्रेड के लिए, यस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, जैसे टैक्सेस कितने लग रहे हैं, टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। हम लोग जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगेगा, इंपोर्ट पे टैक्सेस कितना लगेगा, तो ये सब चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। ओके, नेक्स्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती है, तो वो कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, तो वो टाइम पे हमें कैसे सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये देखो, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल का मतलब होता है जो भी इकोनॉमिस्ट है, जैसे एल्फ्रेड मार्शल है, एडम स्मिथ है, इन लोगों ने जो लॉ दिए हैं, वो लॉ हेल्प किया, वो लॉ से हेल्प मिलती है कि कैसे हम बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को क्लियर कर सके। जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, इसके जो भी थियोरीज हमने पढ़े हैं वो थियोरी प्रैक्टिकल लाइफ में लोग यूज करते हैं। ओके, ये देखो वेरियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है बिजनेस डिसीजंस में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी हेल्प करते हैं। कैसे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तक मार्केट में किसी ने बनाया ही नहीं है,
सो आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, तो आप क्या डिसीजन लोगे कि आपका मार्केट क्या हो गया, मोनोपोली मार्केट हो गया, आप सिंगल कंट्रोलर हो उस प्रोडक्ट के, तो आप क्या डिसीजन लोगे कि मैं अकेला मोनोपोली एंजॉय कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से प्राइस क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा, रख सकता हूं। तो ये सब क्या है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बिजनेस के डिसीजंस लेने के टाइम पे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से गवर्नमेंट को पता चलता है कि मार्केट में कंज्यूमर को क्या जरूरत है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ कुछ प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि उसमें उनको प्रॉफिट नहीं है, तो वो चीजें बनाते ही नहीं है। फिर वो चीजें कौन बनाती है? गवर्नमेंट। जैसे आप देख सकते हो अपने कंट्री में प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट को ये स्टडी करके, इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी करके पता चलता है कि कंट्री में क्या जरूरत है। टैक्सेशन, प्राइस पॉलिसी, यस वेरी गुड संजना। तो गवर्नमेंट के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर अभी हमने पढ़ा, एफिशिएंसी को स्टडी करना कि प्रोडक्शन में कितना एफिशिएंसी, कंजम्पशन में कितना एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये सब चीजों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट है, आपको 7 के 7 पॉइंट नहीं पढ़ना है, 5 पॉइंट काफी है। कितने पॉइंट्स पढ़ोगे इंपॉर्टेंस में आप? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5 पॉइंट्स इज इनफ। ठीक है, क्योंकि आपको ये आएगा भी तो 4 मार्क के आंसर में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, यस, विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेस। इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा इतना नहीं पढ़ना है, आप इसको 4 मार्क के लिए ही पढ़ना। 5 पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है ये। ओके, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है? गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है, बिजनेस डिसीजंस लेने के काम आता है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, फिर प्राइसिंग डिसीजंस आप लेते हो, है ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गया। तो बस ये 4 से 5 पॉइंट से ज्यादा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट आंसर, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, अगर अभी तक आपको समझ गया है तो एक थम्स अप कि हाँ अभी तक जो भी किया वो सब समझ में आ गया। ठीक है, और अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर थोड़ा सा हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं ये चैप्टर का, फिर अपना ये चैप्टर भी आज डन हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? जिसमें हम पूरी कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि देश की इनकम, देश की एम्प्लॉयमेंट, देश में कितना इन्फ्लेशन है, कितनी महंगाई है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में देश को चलाता है। इकोनॉमी मतलब कंट्री को कैसे चलाना है, कैसे कंट्री का फंक्शनिंग करना है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही तो पता चलता है। देश में जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनते हैं वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। सो फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी कैसे मालूम पड़ता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। सो पहला पॉइंट क्या है? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। व्हाट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है बच्चों? बिजनेस साइकिल। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स। ओके, यस, आपको समझ में आ रहा है संजना, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, और आप सबको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी हम इसमें आते हैं कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। ये देखो, मैं यहाँ पे आपको बिजनेस साइकिल बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये देखो, एक बेसिक ग्राफ बता रही हूँ मैं आपको, ये आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। बिजनेस साइकिल क्या होता है, ये मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे। ये क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? ये क्या लग रहा है आपको? ये ऊपर नीचे क्या है? ये फ्लक्चुएशंस है। ये जब बिजनेस में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं,
है ना। बिजनेस में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स, कभी बिजनेस बहुत ऊपर जाता है, कभी बिजनेस में डाउनफॉल आता है। सो ये जो बिजनेस में उतार चढ़ाव है, ये क्या है, ये फ्लक्चुएट। तो ये फ्लक्चुएशन, ये सब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करवाता है ना। सो ये यहाँ पे बोल रहे हैं फ्लक्चुएशंस के बारे में। ये देखो, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशन इन इनकम, यस वेरी गुड प्राजक्ता। जब आउटपुट में, इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स, है ना। क्योंकि किसी भी कंट्री में कोई भी चीज एक लेवल पे नहीं होती। कभी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो कभी किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बहुत डाउनफॉल आ गया, वैसा। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो पूरा चैप्टर है आपको, नेशनल इनकम, देश की इनकम, हम लोग आगे करेंगे वो चैप्टर। नेशनल इनकम मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, नेशनल इनकम क्या होता है, देश की इनकम, देश के लोग कितना कमा रहे हैं, तो वो सारे इनकम को जब आप ऐड करते हो, तो मैक्रो इकोनॉमिक जब आप स्टडी करते हो तो आपको देश की इनकम के बारे में पता चलता है ना। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हो तो आपको क्या मालूम पड़ता है, देश की इनकम, कि देश में कितना इनकम है ओवरऑल। ये पूरा चैप्टर हम आगे करने वाले हैं। यस शुभम, चैप्टर नंबर 7 आगे आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इंडेक्स नंबर करवाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको नेशनल इनकम ही करवाने वाली हूँ, है ना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी हमने सीखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब इनकम, है ना, ग्रोथ मतलब देश में कितना इनकम है, और वो इनकम से आप क्या करते हो, देश को डेवलप करते हो। कैसे, रोड बना के, ब्रिज बना के, इंडस्ट्रीज बना के, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, नेटवर्क कनेक्शन, है ना। ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट क्या एक ही जगह पे होता है, ओवरऑल कंट्री में होता है। तो ये डेवलपमेंट भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप स्टडी कर रहे हो। समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको देश के परफॉर्मेंस के बारे में मालूम पड़ता है। कैसे, नेशनल इनकम, जैसे आज के टाइम पे अपनी जो इंडिया है वो 3rd रैंक पे आती है जीडीपी के मामले में। जीडीपी क्या होता है वो आप चैप्टर नंबर 7 में सीखोगे, है ना। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी आपको माइक्रो से नहीं मालूम पड़ेगा, आपको मैक्रो से पता चलेगा कि ओवरऑल देश के लोगों के पास कितना पैसा है, कितने लोगों के पास जॉब है, कितने लोग गरीब है ना, अपनी कंट्री डेवलपिंग में क्यों है। तो ये जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी का, ये कैसे मालूम पड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से मालूम पड़ता है। ओके, यस, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अभी किसी ने आंसर भी दिया था मुझे, प्राजक्ता ने। आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, है ना। ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट से क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन से क्या होगा, सप्लाई, सप्लाई से क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट से आप और आउटपुट बनाओगे। तो ये सब क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सबको हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोलते हैं, जो ओवरऑल कंट्री में मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो अपन ने स्कोप में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, macro. It is not possible to measure the size of material welfare in terms of microeconomics. Very good प्राजक्ता, बहुत ही सही बात बोली है कि आपको जब ये सब मेजर करना होता है तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो क्या है ना, इंडिविजुअल चीजों पे फोकस करता है। लेकिन जब हमें कुछ मेजर करना होता है ना, तो हम टोटल करके क्या करते हैं, मेजर करते हैं टोटल, ओवरऑल देश की इनकम, ओवरऑल देश की एम्प्लॉयमेंट, है ना। सो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हमें मैक्रो से मालूम पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि देश में कितने लोगों के पास जॉब है, तो वो भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंस के आपको 5 पॉइंट्स ही पढ़ना है। आएगा भी तो 4 मार्क के लिए आएगा,
तो 4 मार्क के हिसाब से इतने पॉइंट्स काफी है ना, 5 पॉइंट्स। मेजरली ज्यादा ध्यान देना फीचर्स एंड स्कोप पे, इंपॉर्टेंस के 5 पॉइंट्स ही आपको पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ गया होगा, और अगर समझ गया है तो एक थम्स अप या यस करके आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम एक लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड देन अपना खत्म करते हैं। ओके, यस, तो सबको समझ में आ रहा है और सबके रिव्यू भी आ गए हैं। सो अभी हमारा चैप्टर हो गया। यस, वेलकम शुभम। अभी तक लेक्चर लेकिन हुआ नहीं है। अभी हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा अपना, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है, लेकिन एक चीज याद रखना, आपको सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स का एक स्मार्ट नोट्स आता है, मैंने आपको ये पहले भी बोला था, टारगेट पब्लिकेशंस का होता है वो, उसमें से पढ़ना, बिकॉज इकोनॉमिक्स के पेपर में थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछते हैं। ओके, तो वो आप स्मार्ट नोट्स रेफर करके पढ़ सकते हो। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बताओ, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने किस में सीखा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स? संजना का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, ओनली ए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सीखते हैं, मैंने आपको स्कोप में कराया था। यस प्राजक्ता, वेरी गुड। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट स्टडी करते हो? नेशनल इनकम, जनरल प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग? चलो बताओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम होता है? नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। जनरल प्राइसिंग भी नहीं, फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। आंसर आएगा 4, सी एंड डी। ओके, परफेक्ट, सबके आंसर्स भी आ रहे। अब मेथड्स एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा मेथड होता है? स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, एग्रीगेटिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड? माइक्रो में कौन सा मेथड होता है? यस, वेरी गुड प्राजक्ता, संजना, ओनली सी, स्लाइसिंग मेथड। परफेक्ट, वेरी गुड अंशिका। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में क्या होता है? होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या आएगा इसका आंसर? ए बी सी। यस, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 1। आता है सबको, ठीक है। अब आते हैं कंप्लीट द कोरिलेशन पे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो करता है स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक में आएगा लंपिंग मेथड। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक ट्री, मैक्रो इकोनॉमिक फॉरेस्ट। ओके, यस। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक में कौन सा थियोरी होता है? यस, चलो बताओ। प्राइस थियोरी। माइक्रो इकोनॉमिक में कौन सा थियोरी होता है? प्राइस थियोरी, या प्रोडक्ट प्राइसिंग भी आप लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे है आपका मैक्रोज आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रोज आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो सिंपल था एकदम, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। यस, क्या आएगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम। चलो अब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट करते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म।
पर्टिकुलर मतलब क्या? पर्टिकुलर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आपको ये आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट लिखना कैसे? पहले आप हेडिंग लिखोगे कॉन्सेप्ट, मैं आपको इसको लिख के बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। 2 मार्क का आंसर है ये आपको कैसे लिखना होता है। पहले आप लिखोगे ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर कॉन्सेप्ट के नीचे लिखोगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है? अब एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट माइक्रो का मीनिंग आएगा। पहला पॉइंट क्या आएगा? माइक्रो का मीनिंग, कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स करके। और जो सेकेंड पॉइंट लिखोगे ना, सेकेंड पॉइंट में देयरफॉर करके वापस से क्वेश्चन लिख दोगे। देयरफॉर द अबव इलस्ट्रेशन इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये ऐसे आपका 2 मार्क का आंसर हो गया। ऐसे ही लिखना है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? आई होप आपको समझा होगा कि कैसे लिखना है आपको। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट समझ गया है तो थम्स अप, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमेश डिसाइडेड टू टेक all decisions related to production such as what to produce and how to produce। ये अभी किया हमने। जब हम डिसीजन ले सकते हैं what to produce, how to produce, उसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड संजना, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अभी मैंने आपको बोला था कि ये 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड करण, फ्री मार्केट इकोनॉमी, यस वेरी गुड भक्ति। चलो लास्ट है, शबाना पेड वेजेस टू वर्कर इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन। ये क्या है? हम वेजेस भर रहे हैं वर्कर को और बैंक में इंटरेस्ट भर रहे हैं। फैक्टर प्राइसिंग, वेरी गुड प्राजक्ता। इसका आंसर क्या आएगा? फैक्टर प्राइसिंग। तो आप कॉन्सेप्ट लिखोगे एंड देन वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके देयरफॉर। ये हो गया आपका आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। फिर ये आपका आंसर द फॉलोइंग है, ये आपको 4-4 मार्क्स के लिए आएगा। तो आप देख सकते हो 4-4 मार्क्स के लिए क्या क्या है। फीचर्स ऑफ माइक्रो है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो है एंड स्कोप ऑफ मैक्रो है, ठीक है? तो ये आपको 4-4 मार्क के लिए पढ़ना है। अभी ये आपका अग्री और डिसअग्री है। स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री। ये एक आपको क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पढ़ना है। तो देखो पहले क्या दिया है? द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज अनलिमिटेड। डिसअग्री, माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कैसा होता है? लिमिटेड होता है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डिसअग्री। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? डिसअग्री। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। लेकिन सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों लिमिटेड है, ठीक है? नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ये भी डिसअग्री। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी नहीं करता, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट को स्टडी करता है। किसको स्टडी करता है? एग्रीगेट्स को। थर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। अग्री। माइक्रो और मैक्रो थोड़े से क्या है? एक दूसरे से अलग है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स को स्टडी करता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। अग्री, माइक्रो स्लाइसिंग मेथड को ही यूज करता है। ओके और लास्ट पॉइंट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक इज नोन एज इनकम थियोरी। नो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियोरी बोलते हैं, है ना? फिफ्थ वाला क्या आएगा? डिसअग्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थियोरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम थियोरी, ठीक है? आ रहा है आंसर सबको? और ये जो लास्ट वाला है ये आपका 8 मार्क के लिए दिया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड फीचर्स, ठीक है? ओके, एक्सप्लेनेशन में 4 पॉइंट काफी है। कितने पॉइंट्स लिखने हैं आपको एक्सप्लेनेशन में? अग्री और डिसअग्री के 4 पॉइंट, क्योंकि 4 मार्क का है तो 1 मार्क आपका अग्री डिसअग्री का होता है और बाकी के 3 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के होते हैं, ठीक है? सो अगर आपको प्रॉपरली इस आंसर को पढ़ना है तो वो आप स्मार्ट नोट से पढ़िएगा तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है विद ऑल द क्वेश्चंस।
विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सब कुछ हमारा डिस्कस हो गया है। सो हमारा इकोनॉमिक्स का 1 to 5 चैप्टर पूरा खत्म होता है। सो आपने अगर अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखा है, वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वो सब हमारे चैनल पे है, तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो, उसमें रिवाइज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।